ओके स्टार्ट। हाँ ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने जो है ना इंट्रोडक्शन ले लिया था, वो हमारी पहली क्लास थी इकोनॉमी को लेकर। ठीक है। और उस क्लास में हमने ये समझा था कि हम अपनी इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे। ठीक है। और उसमें हमने जो 4 स्टेजेस की बात की थी, उन 4 स्टेजेस में से पहली स्टेज हमारी आज शुरू हो जाती है। तो पहली स्टेज हम शुरू करते हैं जिसमें हम बेसिक इंट्रोडक्शन या बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर एक क्रिएट करेंगे कि इकोनॉमी होती क्या है। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या होता है। वो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के बाद फिर हम डिफिनीशंस की तरफ बढ़ेंगे, फिर एनसीईआरटी, और फिर उसके बाद आगे काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। ठीक है, तो अब अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, तो सबसे पहले हम अर्थशास्त्र समझेंगे। अब अर्थशास्त्र एक सब्जेक्ट के रूप में हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये जानना जरूरी है। ठीक है, हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, पॉलिटी एक सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है, सबका अपना अलग अलग महत्व है। अब अर्थशास्त्र हम पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं, तो इसकी क्या रिलेवेंसी है। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल, जब हम अपनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारा पहला सवाल निकल कर ये आता है कि why are we studying economics एज ए सब्जेक्ट। देखिए, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर चलेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता, अब ये रिकॉर्डेड क्लास है, ऑफलाइन क्लास तो है नहीं। ठीक है, लाइन मतलब कि लाइव क्लास भी नहीं है कि जिसमें मैं पता कर सकूं, तो ये रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेंगी। ठीक है, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में देखते रहेंगे, और मैं हिंदी और में भी करता जाऊंगा। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्लास होंगी। अच्छा, एक और पॉइंट है कि नोट्स आपको कैसे दिए जाएं। तो नोट्स देने के लिए मैंने ये प्लान किया है कि टेलीग्राम लिंक, जो ट्रेडिशनल तरीका सब लोग अपनाते हैं, तो मैं आज कोशिश करूंगा, मुझे इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं अपलोड करने से पहले कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम लिंक मैं दे दूं उसमें। अगर आपको मतलब मैं नहीं कर पाता हूं उसमें टेलीग्राम लिंक अटैच, तो मेरा ये मोबाइल नंबर है। ठीक है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, तो इस मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे, सिर्फ व्हाट्सअप करिएगा कि सर मुझे नोट्स चाहिए, तो मैं आपको नोट्स व्हाट्सअप करवा दूंगा। ठीक है, और बाकी मैं कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम लिंक उसमें जो है ना अटैच कर दिया जाए। ठीक है, तो वहां पर आप जो है ना टेलीग्राम ग्रुप में जब जुड़ जाएंगे, तो वहां पर मैं नोट्स अपलोड करता रहूंगा, तो वहां से आपको नोट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ये अब नंबर आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हमारा पहला सवाल ये है कि वाई आर वी स्टडिंग इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट। हम अर्थशास्त्र को एक विषय के रूप में क्यों पढ़ रहे हैं। अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में, ठीक है, क्यों पढ़ रहे हैं हम। क्या मेरी बात समझ में आ गई। तो इसका कारण यह है कि हमारी जो धरती है, हमारी धरती पर जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, वो संसाधन सीमित हैं। आप लोगों ने देखिए, आप लोगों ने सुना है कि जो हमारा फॉसिल फ्यूल है, यानी कि जीवाश्म ईंधन है, ये हमारा जो ना अगले आने वाले 40-50 वर्षों में समाप्त हो जाएगा। कहा जाता है कि जो शुद्ध पेयजल है वो कम होता जा रहा है, तो जल बचाओ, जल ही जीवन है। ठीक है, और जैसे ये कहा जाता है कि हमारे मिनरल्स भी जो है ना लगातार कम होते चले जा रहे हैं। फिर जब आप इन्वायरमेंट में पढ़ोगे, तो इन्वायरमेंट में जो है ना आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि कई सारी वनस्पतियां और कई सारे जीव जंतु, ठीक है, वो भी जो है मतलब या तो समाप्त हो चुके हैं या समाप्त होने की कगार पे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं क्या, ये सारी चीजें संसाधन है। ठीक है,
अब समाप्त हो रहे हैं या समाप्त हो जाएंगे या समाप्त होने की कगार पर हैं, तो इसका मतलब ये निकल कर आ रहा है कि जो धरती पर संसाधन है वो सीमित है। ठीक है, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स? हम इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड ऑन द अर्थ। ठीक है, संसाधन जो है ना धरती पर सीमित हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब संसाधन सीमित हैं, तो इन संसाधनों का जो यूटिलाइजेशन है, उपयोग है, इन संसाधनों का जो एलोकेशन है, ये बड़ा ही जो है ना ऑप्टिमम तरीके से होना चाहिए। ठीक है, ऑप्टिमम तरीके से अगर नहीं होगा, ऑप्टिमम मतलब कि इनका जो यूटिलाइजेशन और दैट एलोकेशन, इसको क्या कह सकते हैं हम कंबाइनली? हम ये कह सकते हैं कि इनका मैनेजमेंट, इन रिसोर्सेस का मैनेजमेंट, इन संसाधनों का प्रबंधन बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से होना चाहिए। अगर ये विवेकपूर्ण तरीके से नहीं होगा तो जहां अगर इनको 100 साल बाद खत्म होना है या 200 साल बाद खत्म होना है, या हम हो सकता है कि बचा ले जाएं आगे की आने वाली पीढ़ियों के लिए, तो हो सकता है कि अगले 20-30 सालों में ही खत्म हो जाएं। ऊपर से अगर हम इनका ठीक से प्रबंधन या इनका ठीक से जो है ना इनको आवंटन, इनका ठीक से उपयोग नहीं करेंगे, तो ये भी हो सकता है कि इनकी बर्बादी भी हो। ठीक है, तो इन सीमित संसाधनों का प्रबंधन ठीक तरीके से किया जा सके, इसलिए जो है ना अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में डेवलप हुआ। तो हम क्यों अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में पढ़ रहे हैं? अर्थशास्त्र को हम विषय के रूप में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे संसाधन सीमित हैं। ठीक है, अब अगला सवाल निकल कर यह आता है कि भाई संसाधन क्या है? ठीक है, अगला सवाल क्या निकल कर आ रहा है कि संसाधन क्या है, रिसोर्सेस क्या है? रिसोर्सेज या संसाधन। ठीक है, क्या है? ठीक, तो जो संसाधन है, इन संसाधनों का उपयोग करके हम वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि संसाधन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आगत हैं। अगर इसको डिफिनीशन के रूप में कहें तो पहले हम डिफिनीशन लिख लेते हैं फिर समझते हैं। तो संसाधन है, रिसोर्सेस क्या है? इनपुट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आगत हैं। ठीक है, इनपुट को हिंदी में कहते हैं आगत। ठीक, अभी आपको ये नया वर्ड लग रहा होगा लेकिन धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। आप लोग नोट करते जा रहे हैं कि नहीं करते जा रहे हैं? देखिए, यहां तक हमने यहां से शुरू किया है और यहां तक हमने लिख लिया है। मैं थोड़ा साइड हट गया हूं। ठीक है, तो आप लोग जो है ना यहां पर पॉज करके इसको नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक, तो संसाधन क्या है हमारे? संसाधन इनपुट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आगत हैं। ठीक है, अब अगला सवाल निकलकर यह आता है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया क्यों जाता है? ठीक है, अगला सवाल क्या है? वाई आर वी प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज?
वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन क्यों किया जाता है। ठीक है, हम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन क्यों करते हैं। तो हम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन इसलिए करते हैं ताकि हम अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा सकें। अब जैसे वस्तुएं क्या हैं, जो मैंने कपड़े पहने हुए हैं, जो आपने कपड़े पहने हैं, जिस टेबल पर बैठकर आप लिख रहे हैं, जिस मोबाइल में या जिस लैपटॉप में आप में इस लेक्चर को देख रहे हैं, जिस पेन का यूज कर रहे हैं, तो ये सारी क्या है, वस्तुएं हैं। आप एक घर में बैठे हुए हैं, छत के नीचे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उसमें ईंटें वगैरह लगी हुई हैं, तो ये सारी चीजें हैं क्या, वस्तुएं। सर्दियों में आप स्वेटर पहन लेते हैं, वस्तुएं हैं। सेवाएं क्या है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सेवा है। इससे आपको क्या फायदा हो रहा है, इससे आपका जो है ना, आपका ज्ञान बढ़ रहा है, आपकी समझने की क्षमता बढ़ रही है, आपके कंपीट करने की क्षमता बढ़ रही है। ठीक है, उसके बाद बैंक आपको जो है ना बैंकिंग की सुविधा दे रहा है, तो वो भी एक तरीके की सेवा है, वहां पर आपका पैसा सुरक्षित है। तो ये क्या है, आपका जीवन स्तर बेहतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हम कर क्यों रहे हैं, ताकि हम अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा सकें, ताकि हम बेहतर तरीके से जी सकें। पहले हम जीते थे जंगलों में, ठीक है, तब वस्त्र भी नहीं होते थे, तब हमारे पास जो है ना पत्थर के हथियार थे। लेकिन धीरे धीरे हमने जो है ना वस्तुओं का निर्माण करना शुरू किया, फिर हमने जो ना हथियार बना लिए, पत्थर के नुकीले हथियार बना लिए, छालों को, और उसके बाद जो है ना जो जानवर थे उनकी खालों को हमने पहनना शुरू कर दिया। तो उनकी खाल को हमने जब मतलब पहनने लायक बनाया तो एक वस्तु बना ली ना। तो इस तरीके से क्या है, धीरे धीरे लाखों साल में हमारा जीवन स्तर सुधरता चला गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई। तो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हम क्यों करते हैं, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें। और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कैसे होता है, इसमें क्या प्रयोग किया जाता है, तो हम इसमें रिसोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं एज ए इनपुट। हम संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं एज ए इनपुट आगत के तौर पर। क्या मेरी बात समझ में आ गई। देखिए इतना मैं जो है ना इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। अब मैं हट रहा हूं, 3 या 4 सेकंड के लिए। आप लोग जो है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर जो है ना पॉज करके नोट कर लेना बाद में। सब कुछ विजिबल है, आप फर्स्ट पॉइंट से विजिबल है। हम अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, हमारे संसाधन सीमित हैं। अब संसाधन सीमित हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा भाई, संसाधन अगर सीमित हैं तो वो संसाधन जल्दी खत्म हो जाएंगे अगर हम उनकी बर्बादी करेंगे, अगर हम उनको ठीक से एलोकेट नहीं करेंगे, ठीक से उनका यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे। और अगर वो समाप्त हो जाएंगे तो हम वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो वस्तुओं और सेवाओं का अगर हम निर्माण नहीं कर पाएंगे, वो धीरे धीरे हम वस्तुएं और सेवाओं का जो प्रोडक्शन है वो कम होता चला जाएगा। तो हम जहां से शुरू हुए थे हम वहीं पहुंच जाएंगे। मतलब जंगल में एक जंगल में जानवरों की तरह जिस तरीके से हम बिना कपड़ों के रहते थे, उसी अवस्था में वापस चले जाएंगे, क्योंकि रिसोर्सेज बचेंगे नहीं और जंगल भी नहीं बचेंगे उसके बाद तो, और शायद हम भी ना बचें। तो कुल मिला के संसाधन कितने इंपॉर्टेंट है, तो रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए जो है हम इकोनॉमिक्स को एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको देख लिया। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। आप लोग पॉज करके इसको जो है जब लेक्चर देख रहे हो तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये बात हमने समझ ली कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, और उसके बाद रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हम गुड्स और सर्विसेज को बनाते हैं, और गुड्स और सर्विसेज को बनाने से हमारा जो लाइफस्टाइल है वो और इंप्रूव होता है। ठीक है, इसीलिए इकोनॉमिक्स का जो मोटिव है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का जो मोटिव है, अर्थशास्त्र विषय का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य है कि मैक्सिमम उद्देश्य ही है कि मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ द मैक्सिमम पीपल,
क्या इसका मोटिव है? इकोनॉमिक्स का मोटिव क्या है? इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का मोटिव है, उद्देश्य है मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ द मैक्सिमम पीपल। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इसको हिंदी में लिख देते हैं, उद्देश्य अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण। क्लियर? अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण, यह उद्देश्य है हमारे अर्थशास्त्र विषय का। ठीक है, ये चीजें जो है ना, आप पूछोगे, आप बोलोगे कि सर ये एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा। देखिए, ये यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हो तो इस नजरिए से आप नहीं पढ़ सकते। ये आपकी समझ के लिए है। ठीक है, ये समझ आपकी होनी ही चाहिए। अब मैं आपको अगली जो चीज है वो मैं आपको इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र की डिफिनीशन लिखवाऊंगा। तो अर्थशास्त्र की डिफिनीशन क्या कभी पूछी जाएगी? बिल्कुल नहीं पूछी जाएगी। लेकिन जब आप मेंस के, जब आप किसी भी चीज को लेकर अपनी जब समझ डेवलप करोगे, तो वो समझ डेवलप कैसे होगी? वो समझ ऐसे ही डेवलप होगी ना कि जब आपको उसका बेस पता है। तो ये बेस है, नींव जिसको कहते हैं, मकान की नींव। ठीक है, तो अगली हेडिंग डाल लेते हैं। अगली हेडिंग है हमारी इकोनॉमिक्स, या हिंदी में लिख लीजिए अर्थशास्त्र। ठीक है, इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। अब इसकी डिफिनीशन क्या है? इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस related to the production, distribution and consumption of goods and services by using scarce resources to uplift the standard of living। ठीक है, तो डिफिनीशन क्या हो गई? इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस। देखिए, इकोनॉमिक्स विज्ञान की तरह कोई मतलब टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं है कि आप उसमें बोलोगे कि सर फॉर्मूले वगैरह होते हैं और बड़ी कैलकुलेशन होती है। नहीं नहीं, वो प्योर सोशल साइंस है। वो भी एक सामाजिक विज्ञान का विषय है। जैसे आपका इतिहास है, जैसे आपका भूगोल है, पॉलिटी है, वैसे ही अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स भी सामाजिक विज्ञान का ही एक विषय है। ठीक है, जब आप धीरे धीरे जब इकोनॉमिक्स को समझते जाओगे तो लास्ट में आपको समझ में आएगा कि वास्तव में, क्योंकि ये जो इकोनॉमिक्स है ये ह्यूमन नेचर पे बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, ह्यूमन सेंटिमेंट्स पर, इंसान के बिहेवियर पे, इंसान के की भावनाओं पे ये विषय बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, तो जब इंसान की भावनाओं पे और इंसान के नेचर पर जब ये डिपेंड कर रहा है तो मतलब आप समझ सकते हैं ना
कि मांग कब ज्यादा होगी। क्यों मांग उसने ज्यादा कर दी, उसको जरूरत नहीं थी, उसने मांग कम क्यों कर दी, सप्लाई कम क्यों हो गई, सप्लाई ज्यादा क्यों हो गई, महंगाई को कैसे कंट्रोल किया। ठीक है, शेयर मार्केट सेंटिमेंट्स पे चलता है। आपने सुना कि नहीं सुना है, न्यूज में सुना होगा। ठीक है, तो ये भी एक सोशल साइंस है। तो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस related to the production, distribution and consumption of goods and services by using scarce resources to uplift the standard of living। ठीक है, हिंदी में लिख लेते हैं। आप लोग यहां पर पॉज करके लिख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं हिंदी में। ठीक है, अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए सीमित संसाधनों के उपयोग द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग से संबंधित है। ठीक, हिंदी में यह डिफिनेशन हो गई। मतलब अगर आप इस पैराग्राफ को आप अगर 5-6 बार पढ़ेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि हमने जो ऊपर जो चर्चा की है उस चर्चा का क्रक्स यही है। वो सारी पूरी जो हमने पूरा जो डिस्कशन हमने ऊपर किया है वो पूरा डिस्कशन हमने यहां पर इन 4 लाइनों में लिख दिया। और यही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा अर्थशास्त्र है, यही मेरा पढ़ाने का तरीका भी है। अब मैं इतनी बड़ी डिफिनीशन अगर मैं आपको डायरेक्ट लिखवा देता तो आपको यह समझ में भी नहीं आता और आप कभी जीवन में पढ़ते भी नहीं पूरी तैयारी के दौरान। लेकिन अब क्या है कि मैंने आपको पहले ही उसको टुकड़ों में समझा दिया कि हम अर्थशास्त्र को एक विषय के रूप में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे जो संसाधन है धरती पर वो सीमित हैं। अब संसाधन किस काम आते हैं, तो संसाधन वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण के लिए आते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण से क्या, उत्पादन से या निर्माण से क्या होता है, तो वस्तुओं और सेवाओं का जब उत्पादन होता है तो उनका उपयोग करके हम जो है अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद संसाधन अगर सीमित हैं तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, तो जब संसाधन अगर सीमित हैं तो इन सीमित संसाधनों का जो है, इन सीमित संसाधनों का जो दोहन है, यूज है, उपयोग है और इनका आवंटन यानी एलोकेशन। आवंटन क्या होता है, आवंटन का मतलब ये नहीं होता कि जो है ना, मतलब जैसे आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि डीएम ने या किसी जिलाधिकारी ने भूतपूर्व सैनिक को भूमि आवंटित की, तो ये वो आवंटन नहीं है, वो बांटना हो गया। यहां पर आवंटन का मतलब है कि जो हमारे संसाधन है, संसाधन किस प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए उपस्थित हैं।
या फिर किस प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के लिए उनको प्रबंधित किया गया है। यहां पर आवंटन का मतलब यह है कि संसाधन किस प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण के लिए उपयोग किए जाएंगे, उत्पादन के लिए उपयोग किए जाएंगे, यहां पर आवंटन है। तो संसाधन सीमित हैं, तो इनका आवंटन भी ठीक तरीके से किया जाना चाहिए। अभी आवंटन और यूटिलाइजेशन, उपयोग या दोहन, इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको यह समझ में आ गया ना कि सीमित संसाधन है तो इनका प्रबंधन ठीक से होना चाहिए। संसाधन क्या होते हैं? इनपुट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारे इकोनॉमिक्स की डिफिनीशन हो गई। आपकी एक समझ के लिए ये सारी चीजें हो गई। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स कितने प्रकार की होती हैं? ठीक है, तो इकोनॉमिक्स भी दो प्रकार की होती है। टाइप्स, वैसे पूरा टेलीग्राम लिंक अगर मैं डालूंगा इस पे, ठीक है, इस पे टेलीग्राम लिंक अपलोड होगा, नहीं तो मैंने व्हाट्सएप नंबर आपको लिख के दे ही दिया है। व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करिएगा, आपको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। और टेलीग्राम लिंक इसमें पड़ जाता है अगर, तो टेलीग्राम लिंक डाल देंगे, तो नोट्स में ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आप लेकिन फिर भी आप अपने नोट्स बनाते चलो, अपने हैंड रिटेन। वो नोट्स आपको जब मिल जाएंगे तो उनसे अपना करेक्ट कर लेना या उनका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है। टाइप्स की जगह आप डिवाइडेड इन टू पार्ट्स लिख दीजिए, ठीक है, ये ज्यादा बेहतर लग रहा है। इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इन इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, ठीक है। पहला पार्ट कौन सा है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और दूसरा पार्ट कौन सा है? मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम में भले पूछ दिया जाए, ये आरओ में कभी नहीं पूछा जाएगा, या यूपीएससी तो भूल ही जाइए, पीसीएस में भी कभी नहीं पूछा जाएगा। चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम में भले ही माइक्रो और मैक्रो ये सब पूछ दिया जाए, ठीक है। तो इसको पहले हिंदी में देख लेते हैं कि अर्थशास्त्र के दो भाग हैं। अर्थशास्त्र विषय को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, ठीक। अर्थशास्त्र विषय को दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? पहला हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको आप हिंदी में क्या कहेंगे? व्यष्टि अर्थशास्त्र। और मैक्रो को क्या कहेंगे? समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के तहत, ये नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किसी एक यूनिट या किसी एक आर्थिक गतिविधि का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और मैक्रो यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम एक से अधिक यूनिट या एंटिटीज या इकाइयां, एक से अधिक इकाइयों का जो है ना के अंतर्गत होने वाली आर्थिक गतिविधियों का समग्र अध्ययन करते हैं। यानी उनका अलग अलग अध्ययन करके जोड़ नहीं देंगे। अगर उनका अलग अलग आर्थिक, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, ये एक फैक्ट्री है, ठीक। मान लीजिए मेरे पास ये 3 फैक्ट्रीज हैं,
ठीक, ये मेरे पास 3 फैक्ट्रीज हैं। ठीक, अब इन फैक्ट्रीज में, वो फैक्ट्री जैसे दिख नहीं रही है लेकिन आप लोग कंसीडर कर सकते हैं, ये फैक्ट्री नंबर 1, फैक्ट्री नंबर 2, फैक्ट्री नंबर 3। मैं एक बिजनेसमैन हूं और मेरे पास 3 फैक्ट्रीज हैं। ठीक है, अब जैसे मैं किसी एक फैक्ट्री में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है, उसका क्या हिसाब किताब है, कितना माल आया, कितना गया, कितना हमने लेबर को दिया, सब कुछ ये जो हमने कैलकुलेशन किया, तो जब हम एक फैक्ट्री का कर रहे हैं तो ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स के तहत आएगा, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। लेकिन जब समष्टि अर्थशास्त्र की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि मेरी जो पूरी की पूरी कंपनी है जिसमें 3 फैक्ट्रियां चल रही हैं, ठीक है, तो इन तीनों फैक्ट्रियों के अंतर्गत होने वाली जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनका जो है ना कंबाइंड या कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब जैसे इस फैक्ट्री, ये कोई फैक्ट्री 1, 2, 3 है और मेरी कंपनी का नाम है कि गौरव ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब जब गौरव ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का जो है ना हम स्टडी करेंगे, इकोनॉमिक स्टडी करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये मैक्रो के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि गौरव ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के अंतर्गत जो है ना तीनों फैक्ट्रियां आ रही हैं। लेकिन अगर हम फैक्ट्री नंबर 1 केवल इसी के उसमें जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, क्या कितना खर्च हुआ, कितना आया, कितना किसको दिया, ठीक है, तो वो सारी जब हम एक्टिविटीज का, तो वो हमारा कितना आ जाएगा। अगर एक का अध्ययन कर रहे हैं तो माइक्रो, और अगर पूरी की पूरी कंपनी का अध्ययन कर रहे हैं, और ये स्टडी कैसी होगी, कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब समग्र अध्ययन होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आपका मैक्रो, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, अब जैसे हमारा नेशनल इनकम है, भारत की जीडीपी या भारत की राष्ट्रीय आय, तो भारत की राष्ट्रीय आय है, तो वो उसका जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो वो हमारा क्या, भारत के संदर्भ में अगर हम देखें, राज्यों से, जो हमारा भारत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है, अगर उस संदर्भ में हम भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे हैं या भारत की जीडीपी की गणना कर रहे हैं, तो वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा, मैक्रो के अंतर्गत। क्या मेरी बात समझ में गई? लेकिन जब हम वर्ल्ड लेवल पे चले जाएंगे तो दुनिया में तो और भी देश हैं 196, तो वर्ल्ड लेवल में तो भारत एक इंडिविजुअल है ना, तो जब हम वर्ल्ड लेवल पे एक बड़ा सिनेरियो देखेंगे तब हम भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे, तो ये उसमें जाएगा माइक्रो में, क्योंकि इससे बड़ा सिनेरियो हमने लेकर चल रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये एक तुलनात्मक अध्ययन है। अब जैसे क्लास में, अब जैसे मान लीजिए कि मैं एक क्लास ले रहा हूं, अब इस क्लास में 20 बच्चे बैठे हैं, अब इन 20 बच्चों में से मैंने किसी एक बच्चे के घर में होने वाली आर्थिक गतिविधियों की स्टडी करनी शुरू की, तो ये क्या है, 20 बच्चों की तुलना, 20 बच्चे एक जो ना ब्रॉड पिक्चर है ना, तो इन 20 बच्चों के बीच में से मैंने एक बच्चा चुना है, तो ये जो स्टडी मेरी जाएगी ये माइक्रो में जाएगी। और जब 20 बच्चों की, यानी जब हम पूरी क्लास की करेंगे तो ये मैक्रो में चली जाएगी। लेकिन मान लीजिए कि जिस बिल्डिंग में मैं ये क्लास ले रहा हूं उस बिल्डिंग में 10 कमरे हैं, तो यहां पर तो एक कमरे में तो 20 ही हैं, तो यहां पर तो एक कमरे की जो है ना, अगर मान लीजिए हम 20 के 20 बच्चों की हमने स्टडी कर दी कि उनके घर, इन 20 बच्चों के, जितने भी इस क्लासरूम में 20 बच्चे बैठे हैं, इन 20 बच्चों के घर में क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रही हैं, हमने इस रूम की हमने जो है ना, इस रूम के अंतर्गत जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी उनका हमने कैलकुलेशन या उनकी हमने स्टडी कर दी। लेकिन बाकी 9 बचे कमरे और हैं इस बिल्डिंग में, तो जो हम बिल्डिंग के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो हमारा जो है ना, ये क्लासरूम माइक्रो में चला जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब इसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपको समझने की जरूरत नहीं है, बस आपको रट्टा मारना है। वो रट्टा ये मारना है क्योंकि एक्चुअली ये पूछा नहीं जाएगा, तो टाइम वेस्ट किस लिए करना है ना। तो जो एक स्टैंडर्ड लाइन है वो रट लीजिए, आपको आना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट है तो उसको तो बिना समझाए आगे नहीं बढ़ूंगा मैं।
जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा, जब तक मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हो जाऊंगा कि नहीं अब समझ में पक्का आ गया होगा, इंपॉर्टेंट को बिना समझाए आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन जो चीज है अब इससे कोई समझ भी नहीं डेवलप होनी है, लेकिन अब ये है कि सभी बुक्स में, स्टैंडर्ड बुक्स में दिया रहता है तो आप भी पढ़ लो। तो माइक्रो में क्या हो जाता है, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ वन यूनिट। ठीक है, और मैक्रो में क्या कर लोगे, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ मोर देन वन यूनिट, या आप इसको एंटिटी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक इकाई के अंतर्गत, हिंदी में लिख लीजिए, एक इकाई के अंतर्गत होने वाली आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन क्या कहलाता है आपका, माइक्रो या व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, और इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, एक से अधिक इकाइयों के अंतर्गत होने वाली आर्थिक गतिविधियों का समग्र अध्ययन। ठीक है, ठीक, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ वन यूनिट माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा, और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ मोर देन वन यूनिट या एंटिटी। व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक इकाई के अंतर्गत होने वाली आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक से अधिक इकाइयों के अंतर्गत होने वाली आर्थिक गतिविधियों का समग्र अध्ययन किया जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो इकोनॉमिक्स की डिफिनेशन और उसके हम कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया वो हमने देख लिया। ठीक है, तो अब आगे बढ़ें, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखते हैं कि रिसोर्सेस क्या होते हैं। तो रिसोर्सेज मैंने पहले ही बता दिया, वहां पर तो मैंने समझाया था, यहां लिख लेते हैं। ठीक है, तो रिसोर्सेस क्या है,
यानी कि रिसोर्सेज हिंदी में क्या कहेंगे इनको? संसाधन। ठीक है, तो संसाधन क्या होते हैं? इनपुट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विसेज, ठीक है, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आगते ही संसाधन है। संसाधन है, ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई? संसाधन क्या होते हैं? नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़े, अब देख लेते हैं। अभी देखिए, हमें ऊपर हमने चर्चा की है, हमने डिस्कशन किया है, हमने ऊपर यह डिस्कशन किया है कि संसाधन हमारे सीमित हैं, लिमिटेड हैं। तो ये जो संसाधन है और लिमिटेड हैं। तो संसाधन को हम पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद लिमिटेड है या सीमित है, उसके लिए क्या हम चीजें कर रहे हैं उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो पहले संसाधन की डिफिनीशन समझ ली, संसाधन होते क्या है आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद यह है कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, संसाधनों के प्रकार। ठीक, संसाधनों के प्रकार। कितने प्रकार के संसाधन है? तो संसाधन कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1 नेचुरल रिसोर्सेस, जिसको आप हिंदी में कहेंगे प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, नंबर 2, अच्छा हाँ, प्राकृतिक संसाधन भी 2 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन भी 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, इसको हिंदी में कहेंगे, रिन्यूएबल को नवीकरणीय, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, और इसको हिंदी में क्या कहेंगे? गैर गैर नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक जो संसाधन है हम इसको देखेंगे, और उसके बाद प्राकृतिक संसाधन 2 भागों में बटा हुआ है, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन और गैर नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरा कौन सा टाइप है रिसोर्सेज का?
दूसरा है मैन मेड, नेचुरल सॉरी मैन मेड रिसोर्सेस। ठीक है, इसको हिंदी में कहेंगे मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, मानव निर्मित संसाधन। उसके बाद तीसरा कौन सा है? ह्यूमन रिसोर्स। मानव संसाधन। ठीक है, मानव भी संसाधन होता है। जैसे एचआर मिनिस्ट्री है कि नहीं है हमारे देश में, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री, एचआर मिनिस्ट्री। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री है हमारे देश में। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है? मानव संसाधन। क्लियर? इसको नीचे कर देता हूं। ठीक है, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। इतना कर लिया? तो अब सबसे पहले देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेस। पहली हेडिंग क्या रहेगी? नेचुरल रिसोर्सेस, यानी कि प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन। अब नेचुरल रिसोर्स किसे कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और जिनमें बिना ज्यादा कोई मॉडिफिकेशन किए उनको डायरेक्टली प्रोडक्शन के लिए यूज कर लिया जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? नेचुरल रिसोर्स क्या हो गए? अगर उसे मॉडिफिकेशन कर दिया तो वो मैन मेड रिसोर्स हो जाएगा। अगर किसी भी संसाधन में अगर मानव ने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, ठीक है, या कुछ अपग्रेड कर दिया उसमें, तो वो फिर जो ना नेचुरल रिसोर्स नहीं बचेगा, वो प्राकृतिक संसाधन नहीं बचेगा, फिर वो मानव संसाधन, मानव निर्मित संसाधन बन जाएगा। और संसाधन है किस लिए? संसाधनों का उपयोग करके हम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। और इस पूरी दुनिया में लड़ाई किस चीज के लिए चल रही है? संसाधनों के ऊपर कब्जा करने की। अब आप जैसे सुनते हैं कि पूरा मिडिल ईस्ट है, वहां पर चारों तरफ युद्ध ही युद्ध चल रहा है और मतलब कि दशकों से वहां पर कंटिन्यू युद्ध चल रहे हैं। थोड़े दिन के लिए युद्ध थमते हैं, फिर किसी देश में तख्ता पलट हो जाता है या कोई देश किसी दूसरे देश पे हमला कर देता है। तो ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं? क्योंकि भाई वहां पर संसाधन है, हमारा जो जीवाश्म ईंधन है वहां पर काफी मात्रा में पाया जाता है। तो जीवाश्म ईंधन जो हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है, उस पर कब्जा करने को लेकर जो अमेरिका जैसे जो पूंजीवादी देश हैं, तो वहां पर अशांति बनाए रखते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो नेचुरल रिसोर्स क्या है कि obtained from the nature and used directly for production of goods and services without any पॉज करके लिखते चलिएगा, ठीक है, विदाउट एनी
स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, हिंदी में लिख लेते हैं कि प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्रकृति से प्राप्त होते हैं तथा बिना किसी विशेष बदलाव के वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सीधे इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। मैं इसीलिए बीच बीच में हट रहा हूं कि आप जो है ना इसको नोट करते चलो, ऐसा ना हो कि मतलब कहीं पर भी कोई भी चीज आपकी मिस हो जाए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हम बहुत ज्यादा तेज तो नहीं चल रहे हैं, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि इतना तेज हमें चलना नहीं चाहिए। मैं शुरुआत में ये सोच के चल रहा था। चलिए ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। मैं शुरुआत में ये सोच के चल रहा हूं कि हम बहुत ही धीरे धीरे चलें, क्योंकि अगर पहले ही गियर में हमने एक्सीलेटर ज्यादा तेज दे दिया तो जैसे स्कूटर या बाइक होती है ना, तो उसका अगला टायर जंप कर जाता है। तो मैं ज्यादा तेज एक्सीलेटर नहीं देना चाहता हूं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आज की क्लास यहीं पर रोक रहा हूं। ठीक है, इसके बाद अभी मैं और रिकॉर्ड करूंगा, और वो रिकॉर्ड दूसरे भाग में होगा, यानी कि हमारी क्लास नंबर 3 होगी। ठीक है, लेकिन वो क्लास नंबर 3 में इसके साथ मैं इसलिए यहां पर रोक रहा हूं ताकि अब इतना देखने के बाद जो आप अपने नोट्स बनाओगे उसके बाद उनको 2-3 बार पढ़ लो, और 2-3 बार पढ़ने के बाद फिर उसके बाद आप जो है ना आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाए, फिर हम थोड़ा सा एक्सीलेटर और देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो फिर थोड़ा एक्सीलेटर और देंगे फिर उसके बाद, ताकि हम गियर बदलने की स्थिति में आ जाएं। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इसीलिए अब यहीं पर मैं क्लास रोक रहा हूं। आप लोग जो है ना इसको पढ़िए, अपने नोट्स को देखिए, क्लास को देखिए, और उसके बाद जो है ना ये दूसरी क्लास है। वास्तव में क्लास तो आज शुरू हुई है, तो इसको तो मैं पहली क्लास कंसीडर करूंगा, क्योंकि जो पहली जो क्लास मैंने ली थी वो एक तरीके से इंटरेक्शन और इंट्रोडक्शन जैसा टाइप का था, इकोनॉमिक्स को लेकर और मेरा क्या प्लान है आप लोगों को लेकर, तो उस पर हमने चर्चा की थी। ठीक है, तो यहां पर मैं क्लास रोक रहा हूं। अगली क्लास में इसके आगे से हम लोग जारी रखेंगे। पहले यहां तक समझिए, और समझने के बाद तब इसके बाद अगली क्लास देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।